गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मार्केंसिया में हमने फर्टिलाइजेशन तक की बात की थी कि मार्केंसिया में स्त्री धानी में जिस वक्त एग सेल परिपक्व हो जाती है तो पुंगड़ू आकर के वहाँ सनलाइट होकर फ्यूज होकर के स्पोर का निर्माण करता है। तो यहाँ जो स्पोर होता है जाइगोट का निर्माण करता है, जाइगोट का निर्माण करता है। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट आकार में वृद्धि करके किसका निर्माण करेगा? ओ स्पोर का। जाइगोट के आकार में वृद्धि होगी और ओ स्पोर का निर्माण करेगा। वैसे भी जो जाइगोट यहाँ पर जो होता है, ये स्पोरोफाइट जो पीढ़ी होती है, स्पोरोफाइट पीढ़ी की प्रथम कोशिका होता है, फर्स्ट सेल होता है। यही बात रिक्सिया के अंदर होता ही थी कि स्पोरोफाइट पीढ़ी की प्रथम कोशिका क्या होता है? जाइगोट। अब बाकी का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट किससे होना होता है? oospore से। जाइगोट कहें या oospore कहें, बाकी का यहाँ डेवलपमेंट oospore के द्वारा होगा। पूरी स्पोरोफाइट पीढ़ी, यहाँ स्पोरोफाइट जो पादप होता है, ये स्पोरोफाइट पादप यहाँ पर फुट कैप्सूल, फुट सीटा कैप्सूल, फुट सीटा कैप्सूल में डिवाइड होता है। और यहाँ तीनों ही क्या होते हैं? स्पष्ट, क्योंकि रिक्सिया के अंदर फुट और कैप्सूल स्पष्ट होता है, सीटा अनुपस्थित होता है और फुट क्या होता है? अस्पष्ट होता है। लेकिन यहाँ पर फुट सीटा कैप्सूल तीनों ही क्या होते हैं? यहाँ पर स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ जो स्पोरोफाइट पीढ़ी होती है मार्केंसिया की, वो फुट सीटा कैप्सूल से निर्मित होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर मार्केंसिया की स्पोरोफाइट जो फुट सीटा कैप्सूल संरचना है, ये तीनों की तीनों संरचना परिलिंग धानी द्वारा, तीनों की तीनों संरचना परिलिंग धानी सुरक्षित होती है, परिलिंग धानी द्वारा सुरक्षित होती है। परिलिंग धानी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? पेरीगाइनियम, पेरीगाइनियम। इस परिलिंग धानी के द्वारा सुरक्षित होती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता किस प्रकार से। अब यहाँ पर जो हमारे पास में जाइगोट है, ये जाइगोट किस प्रकार से यहाँ पर स्पोरोफाइट पीढ़ी का निर्माण करेगा। तो देखिए, यहाँ जो जाइगोट उपस्थित होता है, इस जाइगोट ने आकार में वृद्धि करके किसका निर्माण कर लिया? oospore का। oospore यहाँ पेरीगाइनियम से, परिलिंग धानी से क्या है? चारों तरफ से आवृत है, परिलिंग धानी से आवृत है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ सेल्स दिखाई हैं। ये सेल्स किसकी उपस्थित हैं? ये सेल्स यहाँ पर गैमेटोफाइट की होती हैं, क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है? ये गैमेटोफाइट से। तो यहाँ इन सेल्स के द्वारा, गैमेटोफाइट्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ परिलिंग धानी इस oospore को चारों तरफ से घेरे हुए होती है। अब यहाँ oospore में प्रथम विभाजन होता है अनुप्रस्थ। जब प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो यहाँ हाइपोबेसल सेल और एपिबेसल सेल बनती है। हाइपोबेसल सेल और एपिबेसल सेल में आगे वापस विभाजन होते हैं। तो यहाँ पर क्या आती है? क्वाड्रेट स्टेज आती है। यहाँ पर क्वाड्रेट स्टेज आती है और यहाँ पर 4 सेल्स का निर्माण हो जाता है। 4 सेल्स का, ये निचली सेल और ये ऊपरी, यहाँ 4 सेल्स का निर्माण हो जाता है। 4 सेल्स में से 2 ऊपर की तरफ उपस्थित होती हैं और 2 कहाँ होती हैं? नीचे की तरफ उपस्थित होती हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर 4 सेल हैं, इनमें से 2-2 की लेयर में व्यवस्थित हो गई, 2 ऊपरी सेल और 2 सेल कौन सी होती हैं? निचली सेल। अब यहाँ ऊपरी जो सेल होती हैं, ये कैप्सूल का निर्माण करेंगी और कुछ भाग सीटा का निर्माण करेंगी। नीचे की जो 2 सेल होती हैं, ये सेल फुट का निर्माण करती हैं और शेष बचा हुआ भाग किसका होता है? शेष पार्ट सीटा का निर्माण करती है।
तो यहाँ जो क्वाड्रेट स्टेज होती है, इस क्वाड्रेट स्टेज पर ही यहाँ पर कार्यों का विभाजन हो जाता है, या फिर कहें कि यहाँ डिवाइडेशन हो जाता है सेल्स का कि किस कोशिका को किसका निर्माण करना है। ऊपर वाली दो कोशिकाएं कैप्सूल का निर्माण करेंगे, कुछ भाग सीटा का निर्माण करेंगी। नीचे वाली जो दो कोशिकाएं होती हैं, ये दोनों कोशिकाएं आगे चल करके फुट का निर्माण करेंगी और रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट किसका, सीटा का जो शेष बचा हुआ भाग होता है उसका निर्माण करेंगी। तो देखिए आगे इन कोशिकाओं में विभाजन होते हैं। आगे जब इन सेल्स में विभाजन होते हैं, साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज और बताई तीसरी ध्वनि के निर्माण के समय कि वहां पर बेंटर सेल जिसका निर्माण करती है, कैलेप्ट्रा का निर्माण करती है। क्वाड्रेट स्टेज के साथ ही साथ यहाँ पर कैलेप्ट्रा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ कैलेप्ट्रा का निर्माण भी स्टार्ट हो जाता है। जिस वक्त क्वाड्रेट स्टेज आती है, इस क्वाड्रेट स्टेज के साथ ही यहाँ कैलेप्ट्रा निर्माण स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ बाहर की तरफ पेरिगाइनियम और पेरिगाइनियम के अंदर की ओर क्या उपस्थित होता है, कैलेप्ट्रा। तो यहाँ पर दोनों की दोनों क्या होते हैं, रक्षी आवरण होते हैं। बाहर की ओर पेरिगाइनियम, अंदर की ओर कैलेप्ट्रा, और कैलेप्ट्रा के अंदर की जो सेल्स होती हैं, कौन सी, ऊपरी दो सेल। कैलेप्ट्रा के अंदर की ऊपरी दो सेल जो होती है, ये ऊपरी दो सेल आगे क्या करेंगी, इन ऊपरी दो सेल के द्वारा अनियमित विभाजन होंगे। इन सेल्स में अनियमित विभाजन होते हैं और यहाँ विभाजन के बाद में किसका निर्माण हो जाता है, जिन सेल्स का निर्माण होगा, ये सेल्स दो पार्ट में बटेंगी। एक तो अंदर वाली सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं हम एंडोथीसियम, और दूसरी बाहर वाली सेल्स होती है जिनको बोलते हैं हम एम्फीथीसियम। तो यहाँ ऊपरी जो सेल थी, इन सेल्स में लगातार विभाजन होगा, और लगातार विभाजन से, क्योंकि ये संरचना किसकी है, कैप्सूल की, तो यहाँ कैप्सूल पार्ट का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ दो प्रकार की सेल्स का निर्माण होता है, एम्फीथीसियम और एंडोथीसियम की सेल। एम्फीथीसियम की जो सेल्स होती है, जो आउटर वाली एम्फीथीसियम की जो सेल्स होती हैं, ये एम्फीथीसियम की सेल किसका निर्माण करेंगी, जैकेट का, कैप्सूल की जैकेट का निर्माण करेंगी। और अंदर वाली जो एंडोथीसियम की सेल होती हैं, ये किसका निर्माण करेंगी, यहाँ इनके द्वारा स्पोर्स का निर्माण किया जाएगा। अंदर वाली एंडोथीसियम की सेल्स के द्वारा स्पोर्स का निर्माण किया जाएगा, और बाहर वाली एम्फीथीसियम की सेल्स के द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा, कैप्सूल की जैकेट का निर्माण किया जाएगा, वॉल का निर्माण किया जाएगा। शेष सेल्स यहाँ जो होती हैं, वो किसका निर्माण करती हैं, फुट का निर्माण करती हैं, सीटा का निर्माण करती हैं। और नीचे वाली जो दो सेल्स थी, वो साथ ही साथ, क्योंकि पूरा डेवलपमेंट एक साथ चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि पहले यहाँ पर कैप्सूल का निर्माण होगा, उसके बाद किसका निर्माण होगा, फुट का निर्माण होगा, फिर सीटा का निर्माण होगा, नहीं, सारा का सारा डेवलपमेंट एक साथ चलता है। जिस वक्त कैप्सूल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी वक्त किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, उसी वक्त यहाँ सीटा का निर्माण हो रहा है, उसी वक्त यहाँ पर फुट का निर्माण हो रहा है। ये आएगा फुट, और ये जो पार्ट आता है वो आता है सीटा। तो यहाँ फुट, सीटा, कैप्सूल का जो निर्माण होता है वो यहाँ एक साथ चलता है। तो यहाँ ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आता है, ये किसका आता है, सीटा का। ये पार्ट सीटा होता है, ऊपर वाला जितना भी पार्ट है ये क्या होता है, फुट होता है, और यहाँ से लेकर के ये जो पार्ट है पूरा, ये क्या होता है, कैप्सूल होता है। तो एट लास्ट फुट, सीटा, कैप्सूल का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ जो सेल्स होती हैं किसकी, एंडोथीसियम की, क्योंकि एम्फीथीसियम की सेल्स ने अपना कार्य कर दिया, शेष बची यहाँ पर एंडोथीसियम की सेल्स। तो एंडोथीसियम की सेल्स यहाँ पर क्या करेंगी, जो यहाँ एंडोथीसियम की सेल्स हैं, अब इन सेल्स में हमको चाहिए स्पोर फॉर्मेशन के लिए स्पोर मदर सेल। तो यहाँ जो एंडोथीसियम की सेल हैं, ये आधी सेल्स तो किसके अंदर बदल जाएंगी, एसएमसी के अंदर,
स्पोर मदर सेल में। ये आधी कोशिकाएं तो स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं और आधी कोशिकाएं यहाँ किसका निर्माण करेंगी, ये इलेटर्स। आधी कोशिकाएं इलेटर्स का निर्माण करती हैं और आधी कोशिकाएं किसका निर्माण करेंगी, एसएमसी का। तो एंडोथीसियम की कोशिकाओं में बंटवारा हो जाता है, सेल्स आधी आधी हो जाती हैं और आधी आधी होकर के दो अलग अलग संरचनाओं का निर्माण करती हैं। अब एसएमसी का क्या काम है, एसएमसी में होगी मियोसिस और मियोसिस होकर के एक कोशिका से 4 सेल्स का निर्माण होगा। ये 4 सेल क्या कहलाएंगी, स्पोर। तो स्टूडेंट्स देखिए, पूरी की पूरी संरचना द्विगुणित है। स्पोर मदर सेल द्विगुणित है और द्विगुणित स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रही है। तो मियोसिस से किसका निर्माण हो गया, स्पोर्स का। तो यहाँ जो स्पोर्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। एंडोथीसियम की जो आधी सेल्स थी जो रह गई थी, उन्होंने डायरेक्ट किसका निर्माण किया है, इलेटर्स का। इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर इलेटर्स का निर्माण किया है। अब ये इलेटर्स कैसे होंगे, द्विगुणित, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की मियोसिस नहीं हुई। और जब मियोसिस नहीं हुई तो सेल्स कैसी हैं, द्विगुणित। तो ये सेल्स कैसी होती हैं, द्विगुणित। इलेटर्स की जो सेल्स होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं, यहाँ बीच बीच में ऐसे स्पाइरल बैंड पाए जाते हैं। इलेटर्स के अंदर यहाँ पर स्पाइरल बैंड उपस्थित होते हैं और साथ ही साथ इन इलेटर्स में ये होते हैं आर्द्रताग्राही। इलेटर्स कैसे होते हैं, आर्द्रताग्राही। जल अवशोषण की क्षमता होती है। जल अवशोषण की क्षमता क्यों, क्योंकि इन इलेटर्स की मदद से स्पोर्स स्त्री धानी से मुक्त होंगे। क्योंकि स्पोर्स को क्या होना है, फ्री होना है, स्त्री धानी में तो रहना नहीं है। तो ये फ्री होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यहाँ पर इलेटर्स की आवश्यकता होती है। तो एट लास्ट यहाँ पर कंप्लीट संरचना का निर्माण हो गया। स्पोरोफाइट की एक मैच्योर संरचना का निर्माण हो गया, जिसके अंदर क्या उपस्थित है, स्पोर्स उपस्थित हैं। अब यहाँ स्त्री धानी का स्फुटन कब होगा, कैसे होगा, किस कंडीशन में होता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो स्पोर्स होते हैं इनकी जो जीवन क्षमता होती है, इनकी लगभग 1 साल होती है। 1 साल तक ये कैसे रह सकते हैं, स्त्री धानी में उपस्थित रह सकते हैं स्पोर्स। तो विमोचन कब होगा, स्पोर्स स्त्री धानी से फ्री कब होंगे, जब यहाँ पर विमोचन की अवस्था आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, फुट और सीटा यहाँ तेजी से विभाजन होता है। और जब तेजी से विभाजन होता है सेल्स में, तो तेजी से विभाजन होगा तो फुट और सीटा क्या होंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। फुट और सीटा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ ये तो आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जैकेट सेल है ये तो फिक्स है, जैकेट सेल नहीं बढ़ेंगी। तो यहाँ से पेरिगाइनस, साथ में कैलेप्ट्रा, ये सभी क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। पेरिगाइनस, कैलेप्ट्रा यहाँ से हट जाते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर जो कैप्सूल था वो कैप्सूल क्या हो गया, अनावृत। यहाँ जो अनावृत कैप्सूल है, ये अनावृत कैप्सूल अब किसके संपर्क में आएगा, जल के संपर्क में। या तो डायरेक्ट जल के संपर्क में आ जाए, या फिर इलेटर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो इलेटर्स क्या कार्य करेंगे, आर्द्रता को ग्रहण करने का, बाहर से वातावरण से आर्द्रता को ग्रहण करने का कार्य करेंगे। तो ये जो इलेटर्स होते हैं इस प्रकार से गोल हो जाते हैं, जल को अवशोषित करके गोल हो जाते हैं। गोल होंगे, आकार बढ़ेगा, अंदर दबाव पड़ेगा, अंदर दबाव पड़ेगा तो ये जो संरचना है, कौन सा, कैप्सूल की जैकेट, ये कैप्सूल की जैकेट क्या होगी, दबाव के कारण टूटेगी। और टूटने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स जो इस तरह से गोल थे वो ऐसे अपने पहले स्वरूप में आएंगे, क्योंकि दबाव की वजह से गोल हो रहे थे, फ्री होंगे
और फ्री होने के साथ साथ अपने साथ में क्या ले जाएंगे, स्पोर्स। तो इलेक्ट्रस की मदद से स्पोर्स जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, दूर तक छिटक जाते हैं, दूर तक फैल जाते हैं और स्पोर्स इस प्रकार से फ्री हो जाएंगे। अब यहाँ जो स्पोर होते हैं ये स्पोर गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होते हैं, क्योंकि इन स्पोर्स के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर अब जो स्पोर बने हैं ये स्पोर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे करते हैं। स्पोर एक्साइन और एंटाइन दो बॉल से क्या होता है, सुरक्षित होता है। यहाँ पर दो बॉल होती हैं, एक्साइन और एंटाइन। अब यहाँ पर अगर स्पोर को अंकुरित होना है तो स्पोर को अंकुरित होने के लिए क्या होगा, एक्साइन और एंटाइन को तोड़ना पड़ेगा। पहले तो एक्साइन टूटनी चाहिए, उसके बाद में एंटाइन, या फिर कोशिका विभाजन होना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में एक्साइन क्या होनी चाहिए, ये हटनी चाहिए यहाँ से। तो यहाँ स्पोर्स का जब अंकुरण होगा तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, गैमेटोफाइट का, क्योंकि यहाँ गैमेटोफाइट पादप का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, स्पोर के द्वारा होता है। तो अब यहाँ पर जो स्पोर की आकृति, आकार या साइज की बात करें तो यहाँ जो स्पोर पाए जाते हैं वो 12.4 से लेकर के 30 माइक्रोन तक के होते हैं। इनकी जो साइज होती है 12.4 से लेकर के 30 माइक्रोन तक होते हैं। एक्साइन एंटाइन से ढके हुए होते हैं और अभी थोड़ी देर पहले बताया था लगभग 1 साल तक सुप्त अवस्था में रह सकते हैं। अब क्या होगा, जब इसके अंदर एक्साइन टूटेगी तो यहाँ जो एक्साइन होती है पूरी की पूरी एक्साइन टूट करके अलग हो जाती है। किसके समय, जर्मिनेशन के समय। जब इसका जर्मिनेशन हो रहा है तो जर्मिनेशन के समय पूरी की पूरी एक्साइन टूट जाएगी और एक्साइन के टूटने के बाद में यहाँ एंटाइन से कुछ इस प्रकार से जो न्यूक्लियस है वो ऊपर जाके एक सेप्टा के द्वारा अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरी की पूरी एक एपिकल सेल का निर्माण होगा। ये क्या बन गई, एपिकल सेल। इस एपिकल सेल में होते हैं विभाजन। इस एपिकल सेल में लगातार विभाजन होते हैं और यहाँ लगातार विभाजनों से लगभग 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। लगातार विभाजन होंगे, विभाजनों से लगभग 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा और ये 8 सेल कैसी होती हैं, अनियमित रूप से व्यवस्थित। ये अनियमित रूप से व्यवस्थित होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 8 कोशिकाएं हैं इन 8 कोशिकाओं में बराबर विभाजन होंगे और बराबर विभाजन होंगे तो यहाँ परतों का निर्माण होगा। लगातार यहाँ विभाजन होने से परतों का निर्माण हो जाएगा और परतों के निर्माण के साथ साथ में, क्योंकि मार्केंसियल्स जो ऑर्डर होता है यहाँ एक विशेष खासियत होती है कि यहाँ सेल्स पंक्तिबद्ध व्यवस्थित होती है, पंक्तिबद्ध व्यवस्थित होती है। कब होती हैं, जिस वक्त परतों का निर्माण हो रहा है। परतों का निर्माण, ये सेल्स लगातार विभाजन करेंगी, इधर भी होगा इधर भी होगा। परतों के निर्माण के बाद में अब ये सेल्स क्या होंगी, एक पंक्ति में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगी। एक पंक्ति में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगी। तो यहाँ नीचे वाली सेल किसका कार्य करेगी, ये तो राइजोइड का कार्य करेगी और ये ऊपर वाली एपिकल इनिशियल का कार्य करेगी। ये लक्षण केवल और केवल मार्केंसियस ऑर्डर के पादपों में ही देखने को मिलता है और कहीं देखने को नहीं मिलता। अब आगे लगातार आगे विभाजन होंगे, आगे लगातार विभाजन होंगे तो यहाँ ऑलमोस्ट किसका निर्माण हो जाएगा, लास्ट में पूरे के पूरे थैलस का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि परतों का निर्माण तो यहाँ पहले से ही हो रहा है। बीच वाली सेल्स एक मैनर में व्यवस्थित हो गई, एक पंक्ति में व्यवस्थित हो गई और आगे किसका निर्माण कर लेंगे, ये थैलस का निर्माण कर लेंगे। तो इस प्रकार से गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का निर्माण हुआ। स्पोरोफाइट से वापस स्पोर फॉर्मेशन होने के बाद में किसका निर्माण हो गया,
गैमेटोफाइट का निर्माण हो गया, क्योंकि यहाँ पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर आश्रित अवस्था में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपकी यूनिट 3 कंप्लीट। बाय।